दोस्तों, हाल ही में नेपाल के अंदर हुए जेनजी आंदोलन ने सत्ता का पावर सेंटर बदल कर रख दिया। मतलब ही भ्रष्ट और निकम्मे राजनेता हटे तो एक नए हीरो का चेहरा उभरा। नाम है बालेंद्र शाह। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन की घोषणा के बाद बालेंद्र को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नामित किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेपाल के इस युवा चेहरे की कहानी क्या है? रैप की दुनिया से निकलकर बालेंद्र शाह ने कैसे राजनीति के मैदान में तहलका मचाया, हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बालेंद्र शाह, जिन्हें प्यार से लोग बालेन भी बोलते हैं, 35 साल के एक युवा नेता के तौर पर नेपाल की नई उम्मीद बनकर उभरे हैं। फिलहाल काठमांडू से मेयर हैं और नेपाल के अगले प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे भी। जेनजी के आंदोलन ने उन्हें एक हीरो बनाया। वही आंदोलन जिसने पिछली सरकार को न सिर्फ घुटनों पर ला दिया बल्कि देश से उखाड़ भी फेंका। अब नई सरकार के मुखिया के तौर पर बालेंद्र शाह का चेहरा सबके सामने है। बालेंद्र शाह का जन्म 27 अप्रैल 1990 को काठमांडू में हुआ था। वो न्यूवार समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जो नेपाल की एक प्राचीन जाति है और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। उनका परिवार मध्यम वर्गीय था। ऐसे में अच्छे भविष्य के लिए बालेंद्र ने अपनी शिक्षा पर खास तौर पर ध्यान दिया। उन्होंने नेपाल में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और फिर भारत आकर कर्नाटक में विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। लेकिन इंजीनियरिंग के साथ साथ बालेंद्र का दिल म्यूजिक में भी रमता चला गया। वक्त के साथ साथ वो नेपाल के अंडरग्राउंड हिप हॉप सीन में एक्टिव हो गए। बालेंद्र के नाम से उन्होंने रैप गाने बनाए जो भ्रष्टाचार, सामाजिक अन्याय और राजनीतिक कुरीतियों पर बेस्ड थे। उनके काफी गाने हिट हुए, जिसमें उन्होंने नेपाल की युवा पीढ़ी की पीड़ा को झलकाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की। गानों में बालेंद्र की लाइन सीधी और कड़वी होती थी, जिसमें वो राजनेताओं की तीखी आलोचना किया करते थे। इसी वजह से वो युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हो गए। हालांकि ये सिर्फ म्यूजिक तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि ये आवाज आगे चलकर बदलाव की आवाज भी बन गई। कारवां आगे बढ़ा तो 2022 में बालेंद्र ने राजनीति में कदम रख दिया। उन्होंने काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के मेयर चुनाव में स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का फैसला किया। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि नेपाल की राजनीति में मौजूदा उस वक्त की जो पार्टियां थीं काफी दबदबे वाली थीं। लेकिन बालेंद्र ने नया रास्ता अख्तियार करते हुए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, उसका सहारा लिया। उन्होंने बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पुरानी राजनीति से पैदा हुई युवाओं की नाराजगी को भुनाया, जिसका नतीजा यह रहा कि वो भारी बहुमत से काठमांडू के पहले स्वतंत्र मेयर बन गए। इस एक उपलब्धि ने उन्हें बालेन इफेक्ट के नाम से मशहूर किया। मेयर बनने के बाद बालेन ने कई ठोस फैसले भी लिए, जैसे कि उन्होंने अवैध निर्माणों को ध्वस्त करवाया, शहर की सफाई पर जोर दिया और खुद को भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करने वाले नेता के तौर पर स्थापित किया। लेकिन विवाद भी कम नहीं हुए। 2023 में बालेंद्र शाह ने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगाया, जिसमें भारत के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के कुछ हिस्सों को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया। यह भारत के अखंड भारत मैप के जवाब में था। बालेंद्र ने भारतीय प्रभाव की आलोचना की, नेपाली संस्थाओं को भारतीय गुलाम कहा। उन्होंने प्रभास की फिल्म आदि पुरुष के एक डायलॉग पर आपत्ति जताते हुए काठमांडू में बॉलीवुड फिल्मों पर बैन लगा दिया, जिसमें सीता को भारत की बेटी कहा गया था। ये कदम जो उठाया उन्होंने, नेपाली राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते थे, लेकिन भारत में विवाद पैदा करते भी थे। फिर भी बालेंद्र युवाओं के बीच में हीरो बनते गए, क्योंकि उनके लिए एक ऐसा नेता खड़ा हुआ था जो पुराने सिस्टम को चुनौती देता था। यह सब चल ही रहा था दोस्तों कि 2025 का वो दौर आ जाता है जब युवा पीढ़ी सड़कों पर आ जाती है। जेनजी आंदोलन के तहत नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन सितंबर 2025 में शुरू हुए, जब सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बैन लगा दिया। जिसके बाद गुस्साए युवा भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक माहौल को लेकर सड़कों पर उतर आए। इस दौरान प्रदर्शन हिंसक हो गए, आगजनी, तोड़फोड़, 19 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 18 तो काठमांडू से ही थे। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि आर्मी को उतरना पड़ गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। इस आंदोलन में बालेंद्र की काफी अहम भूमिका रही, क्योंकि वो प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े थे, सोशल मीडिया पर उन्हें गाइड कर रहे थे। उन्होंने ओली को आतंकवादी तक कह दिया और युवाओं की मांगों को एक राजनीतिक आवाज में तब्दील किया। जेनजी ने उन्हें अपना प्रतिनिधि माना, क्योंकि बालेंद्र खुद युवा हैं और वो पुरानी पार्टियों से अलग भी दिख रहे थे। आंदोलन के दौरान टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर हजारों पोस्ट आए, जहां बालेंद्र को अगला प्रधानमंत्री तक बताया गया।
हिप हॉप की संस्कृति जहां डिस्क कल्चर है, उन्होंने बालेन को युवाओं का चेहरा बना दिया। दोस्तों, नेपाल की आधी आबादी 30 साल से कम उम्र की है और बालेन उनके सपनों को रिफ्लेक्ट करते हैं। एक नई राजनीति जहां एक रैपर पीएम बन सकता है, लेकिन विवाद भी हैं। उनका एंटी इंडिया स्टैंड, ग्रेटर नेपाल का सपोर्ट और नेपाली राष्ट्रवाद। फिर भी युवा उन्हें एक रॉकस्टार की तरह देखते हैं जो सारा सिस्टम बदलने का बूता रखता है। फिलहाल आंदोलन के बाद बालेन ने आरएसपी यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के साथ गठबंधन किया है। आरएसपी चेयरपर्सन रवि लामिछाने के साथ पीएम की कुर्सी को लेकर डील हुई है। 5 मार्च 2026 के चुनाव में आरएसपी बहुमत लाने की कोशिश कर रही है। बालेन ने रवि लामिछाने, बाबूराम भट्टाराई जैसे नेताओं से मुलाकात की है। अब वो मेयर पद से इस्तीफा देंगे और डिप्टी मेयर सुनीता डंगोल उनका चार्ज लेंगी। बहरहाल एक रैपर से हीरो और संभावित पीएम तक उनकी छलांग वाकई अद्भुत है, लेकिन चुनौतियां भी हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, राजनीतिक अस्थिरता और पड़ोसी देशों से रिश्ते भी खास तौर पर इस दौर में देखे जाएंगे। क्या बालेन नेपाल को नई दिशा दे पाएंगे? क्या भारत के साथ वो रिश्ते पुराने जैसे कायम कर पाएंगे? फिलहाल ये समय ही बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, नेपाल में नए दौर का नया सियासी बीज बो दिया गया है। अब ये बीज कैसे वृक्ष बनेगा, किस तरह का वृक्ष बनेगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। पड़ोसी देश में हो रहे इस सियासी घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।